हेलो नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। इन दिनों हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 7, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य तक का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 6, 7, 8 की ज्योग्राफी और क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसकी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। राज्य से साम्राज्य तक का, तो इसमें सबसे पहले एक रोशन के रूप में दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, रुपए पैसे पर जो चित्र देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। यहाँ तक कई विषय में समझ लेते हैं कि यह जो एक तरह से जो रुपए पैसे पर जो एक हम लोग चिन्ह देखते हैं, उसके बारे में बनाया कि एक पत्थरों से काट के बनाया गया था और उन्हें कहाँ रखा गया था, सारनाथ के एक विशाल स्तंभ पर सारनाथ में स्थापित किया गया है। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। मतलब जो उनका राज्य होता था उसे साम्राज्य क्यों कहा जाता था, और इन अभिलेख होते थे तो क्यों होते थे और इन पर क्या लिखा जाता था। अशोक जिस समय साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। देखिए, मौर्य वंश था, तो मौर्य जो इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 27 साल पहले की थी। तो ऐसे समझिए इसको। सबसे पहले चंद्रगुप्त हुए थे और उनका जो बेटा था फिर बिंदुसार हुआ, और बिंदुसार के बाद उनका जो पुत्र हुआ अशोक होता है। मतलब जो अशोक जहाँ पर बैठे हैं, अशोक के पिता का कौन थे, बिंदुसार हुए, और उनके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की थी। अब कब की थी? 2300 साल पहले। पहले चंद्रगुप्त, फिर उनके बेटे चंद्रगुप्त, बिंदुसार और फिर अशोक, इनकी बात करता है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। यहाँ देखिए, चाणक्य तो आप जानते हैं कि आप लोग जानते हैं, चाणक्य को एक तरह से कूटनीतिक क्षेत्र में विशेष महारत हासिल थी। उन्हीं चाणक्य की बात कर रहा है। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी ना। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जो चंद्रगुप्त थे, ये चंद्रगुप्त जो है, इनका विवाह हेलेना से हुआ था। हेलेना कौन थी? ये सेल्यूकस का राजदूत था। तो ध्यान ये देखना है कि जो सेल्यूकस था वह सिकंदर से, यहाँ से बात शुरू होती है। जो मकदूनिया के शासक फिलिप्पुस का पुत्र जो सिकंदर था, सिकंदर का एक राजदूत था जिसका नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत कहाँ भेजा था? मेगास्थनीज के पास। और मेगास्थनीज के पास भेजा था, और उस मेगास्थनीज ने जिसने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका सेल्यूकस किसका राजदूत था? सिकंदर का था। चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? हेलेना से, जिसकी किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस की पुत्री थी। साम्राज्य में बहुत से नगर थे जिन्हें मानचित्र में उन्हें दिखाया गया है। इन साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। मतलब नगर तो बहुत थे, लेकिन प्रमुख 3 ही नगर थे, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था वो कैसा था? मध्य एशिया आने जाने के लिए एक मार्ग था।
दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के लिए रास्ता था। तो जो उज्जैन था, उज्जैन को किधर से जाया जाता था? उज्जैन वाला रास्ता जो था उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के लिए रास्ता था, सीधे सीधे उत्तर से दक्षिण रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो नगरों में कौन रहा करते थे? व्यापारी, सरकारी अधिकारी एंड शिल्पकार। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत का हिस्सा था, वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह करते थे। जब जंगल ज़्यादा है तो वहाँ पे फल फूल ज़्यादा रहेंगे, तो उन्हीं का संग्रह किया करते थे। जानवरों का शिकार करके जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते। मतलब उनका रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा अलग अलग था। एक यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक छोटा, इसको देख लेते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते तो उन्हें ही एक वंश कहा जाता। वंश जानते हैं, वंश परंपरा, पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, ये वंश परंपरा हो गई। और मौर्य साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, वो भी वंश पर। जैसे चंद्रगुप्त, अच्छा यहाँ दिया है देखिए, चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र कौन हुआ? अशोक हुआ। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक होते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं, शिलालेख मतलब शिले पर शिला है, मतलब एक शिला क्या हुआ? पत्थर के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उन पर लिखना, उन्हीं को बोलते हैं शिलालेख। मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। तो उन्हें आइए देखते हैं कौन कौन से उसके शिलालेख हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे तो उस समय जो प्रमुख नगर थे, नगर 3 कौन कौन थे? एक थे इधर उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गया, और पाटलिपुत्र बिहार वाला। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र, ये प्रमुख नगर थे। उसके बाद नगर के बाद जितनी भी रेड दिखाया गया है, ये सब क्या थे उस समय? मतलब अभिलेखित, मतलब अशोक का साम्राज्य आप समझिए कितना ज़्यादा था और कितना सारा कार्य करवाता था। मतलब ये पत्थरों पे शिलालेख करवाता था। हाँ, जैसे ब्रह्मगिरी, एरागुड़ी, मास्की, सन्नाती, सोपारा, कलिंग वाला क्षेत्र में धौला, जौगढ़, गिरनार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनार कहाँ पड़ता है? शिलालेख गुजरात में। सांची, रूपनाथ, पनगुरबिया, गुज्जर, कौशाम्बी का, इलाहाबाद का हो गया, हाँ, लौरिया, यमुनपुर, लुम्बिनी, बहुत है ऊपर के भी, इसके कई शिलालेख हैं। हाँ, जैसे मनसेहरा, शाहबजागढ़ी, तक्षशिला, कलसी, मेरठ, टोपरा, बहादुरपुर जो भी दिल्ली के आसपास है, ये सारे, कंधार, लंपक, ये सारे क्या हैं? ये उस समय के उसके सारे शिलालेख रहे हैं, जहाँ के स्थान के बारे में दिखाया गया है। अब यहाँ पे राज्य साम्राज्य की बात क्या है? साम्राज्य, राज्य कैसे बने, राज्य से साम्राज्य कैसे बना, उसको समझते हैं राज्य और साम्राज्य के बारे में। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है। साम्राज्य, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। मौर्य साम्राज्य की अगर प्रशासन की बात करें तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, देख रहे हैं जैसा कभी आपने देखे होंगे, पूरा फैला हुआ भारत से बाहर तक, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्र बिहार वालों को देखें और उसके आसपास के इलाकों को हम देखें तो सम्राट का यह इलाका कैसा था? सीधा सम्राट के नियंत्रण में रहता था। मतलब इसका यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों, किसान जो पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी जो कर इकट्ठा करने के लिए राजा के अधिकारियों को नियुक्त करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। मतलब इन क्षेत्रों में जो होते, जब राजा खुद वहाँ पे राजा उपस्थित है तो यहाँ पे इतने सारे अधिकारियों को वो रखता था।
अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेहवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा के जासूस जो होते थे, देखिए किस तरह से राजा अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से उसने अपना जाल फैलाया है। जाल कहिए या एक तरह से प्रशासन कहिए। जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो कहीं नहीं क्या था, राजा जो था, राजा के जस्ट बाद उसके जो गुप्तचर होते थे वो हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। मतलब क्या है कि कुछ हद तक जो है ये छोटी राजधानियाँ थी। पाटलिपुत्र वहाँ जो जहाँ मेन राजा रहा करता था वहाँ से नियंत्रण रखता था, लेकिन अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, आज भी जो राज्यपाल होता है गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। कहते हैं ना बड़े गवर्नर बन गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। अब देखिए पाटलिपुत्र क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर जो स्थान थे वहाँ पे आप कोई भी रूल लगाएंगे, लेकिन वहाँ जो क्षेत्रीय रूल है, वहाँ के जो लोगों का रहन सहन दिनचर्या है, लोग तो ज़्यादातर उन्हीं को मानेंगे, बाहरी चीज़ों को कहाँ उतना मानेंगे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और यहाँ से उन्हें सीधा जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। जैसे आप देखिए उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए। आज भी दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक और कर्नाटक ले लीजिए, दक्षिण भारत में सोने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो वहीं उत्तर और पश्चिम कंबल के लिए भी जाना जाता है। जो उत्तर क्षेत्र है उधर लीजिए उत्तर का और पश्चिम का। और इसी के साथ और जो कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठे किए जाते थे। अभी नजराना भी देखेंगे क्या क्या होता है नजराना। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग जो होते थे वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, जंगल में रहते थे, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वतंत्र के रूप में ही रहते थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। उनसे यही अपेक्षा की जाती थी। नजराना के बारे में बता रहा है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाए। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रयोग में ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते। नजराना एक तरह से आप वही देखिए कि जो लोगों से एक तरह से लिया जाता था, कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है राजधानी में सम्राट, इसको देखते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका वर्णन किया। मेगस्थनीज ने जो कुछ लिखा उसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और ये कहा था मेगस्थनीज जो थे चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके पहले भी हम बता दिए हैं कि मेगस्थनीज कहाँ का था, ये सेल्यूकस का राजदूत था। और सेल्यूकस कौन था, वो सिकंदर का समकालिक था, उसका दूत था, उसका सेनापति समझ सकते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ हम उसके विवरण का एक छोटा सा अंश देखेंगे जो मेगस्थनीज अपनी इंडिका में दिया है। उसका कहने में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं राजा के बारे में उसने क्या लिखा है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शुभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। देखिए इसने अगर लिखा होगा तो अगर आप खुद सोचिए इसमें, तो क्या वो राजा के साथ रह करके थोड़ा भी राजा के खिलाफ लिखेगा?
राजा गलत कर रहा है, कुछ तो खिलाफ तो लिखेगा नहीं, तो आप अपने अनुमान से लगा सकते हैं इसको राजा के बारे में उसने कैसा लिखा है। उन्हें एक सोने की पालकी से ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, पेड़ों को भी लेकर चलते थे, देख रहे हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। ये लो, तोते भी झुंड रहते थे जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। ये ध्यान देना है कि राजा हमेशा किससे घिरे रहते थे? हथियारबंद महिलाओं से, मतलब हथियार से हमेशा लैस रहती थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चख कर वे लगातार 2 रात, मतलब उनके भोजन को भी चेक किया जाता था और लगातार वे एक ही रूम में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में उसने लिखा है, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह विशाल विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ, काठ में से लकड़ी भी होता है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। मतलब ये इस तरह से किसके बारे में बताया? पटना के बारे में बताया है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते थे? क्यों चखते थे भाई? क्योंकि इसलिए कहीं उसमें कुछ पॉइजन वगैरह तो नहीं है, इसलिए उसे चखा जाता था। अशोक एक अनोखा सम्राट था। इसको देखते हैं अनोखा सम्राट कैसे था। क्योंकि अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ध्यान देना है कि ये 2 ही लिपि में उसके अभिलेख ज़्यादातर मिले हैं। किसमें? प्राकृत में और ब्राह्मी में। प्राकृतिक जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी, कहीं कहीं ब्राह्मी थी, और बाकी इन्हीं 2 भाषाओं में उसके शिलालेख मिलते हैं। इसके देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बारे में आपने बहुत देखा होगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है, युद्ध नीति को एकदम छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें युद्ध की वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। ये कलिंग युद्ध के बारे में विशेष वर्णन मिलता है कि कलिंग युद्ध के बाद उसके हृदय में एक परिवर्तन आता है। इतना ज़्यादा वहाँ पे रक्तपात होता है कि हम कभी युद्ध नहीं करेंगे, और आगे यही संदेश वो हमेशा चलाता है। इसको भी देख लेते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेखों में भी उसने लिखवा भी दिया था। इम्पोर्टेंट कम है, थोड़ा देख लेते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने, अब वो क्या कह रहा है उस बात को डायरेक्ट एक साथ पढ़ते हैं। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की है। जब से मैं राजा बना हूँ उसके 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, और उसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, सभी लोग मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजन को ही खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ।
धम्म शब्द संस्कृत का शब्द है जिसे प्राकृत, देखिए उसके हृदय में इसलिए आया क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक जो है, जो परिवर्तन जो वहाँ पे देखा, उसने अपनी बात एकदम लिखी है कि युद्ध के बाद बहुत ही ज़्यादा रक्तपात हुआ और जिससे उसे अपार दुख हुआ और उसने ऐसी चीज़ें मना कर दी कि दोबारा कभी युद्ध ना होने पाए। यहाँ एक पॉइंट देखते हैं, उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, किसी स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का नमूना था, मतलब मूर्ति कला के नमूने भी मिले हैं। अब अशोक का धम्म क्या था, आइए उसको देखते हैं। चूंकि उसने एक अपना धम्म बनाया, और धम्म क्या था उसको आइए देखते हैं। अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की, बहुत ही थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात इसने कही थी, ये उस समय की बात है। उसके धर्म में किसी देवी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उससे प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनमें से कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच झगड़ा भी करते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका निदान कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देता था। मतलब धर्म, अब जिस तरह से जो एक पारिवारिक और आपसी क्लेह था, उसे ख़त्म करने के लिए उसने एक धर्म की स्थापना की, और यह बात सभी लोगों तक पहुंच सके इसलिए उसने धर्म की भी स्थापना की, धम्म महामात्री या अधिकारी की स्थापना की। अब यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट बात एक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर और शिलालेखों और स्तंभों पर भी खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए, जो लोग नहीं पढ़ पाते, जो नहीं समझ पाते, उनको पढ़कर सुनाए, जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक के धर्म के विचारों से प्रसारित करने के लिए सीरिया, मतलब जो अशोक ने जो धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए उसने कहाँ कहाँ लोगों को भेजा। सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र, उसका खुद का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। उसका जो पुत्र महेंद्र और संघमित्रा थी, उन्हें इस कार्य हेतु उसने श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? धर्म के प्रचार के लिए। और उसने क्या किया? उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा भी करवाई। मतलब उसके कार्य एकदम देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित होते गए धीरे धीरे। किस प्रकार से उसने कार्यों को आगे बढ़ाया। एक यहाँ भी इम्पोर्टेंट तथ्य, इसको भी देख लेते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिया था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे वे बीमार हो, उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते तब ये तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायक होगी। ये अन्य प्रकार की भी रीतियाँ क्या हो सकती हैं? मतलब उसने इन सब चीज़ों को मना करके एक और रीतियाँ बनाई है। उसे क्या कहते हैं? ये है जैसे उसे क्या करना है, जैसे अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा सवर्णों को दान देना। मतलब ये सब चीज़ें जो आप वहाँ खर्च कर रहे हो यहाँ पे करिए।
अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब आप अपने धर्म की बड़ाई और किसी की बुराई मत करिए। इससे आपकी खुद समझ में आ जाएगा कि आप जो है कैसे इंसान हैं। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसके धर्म के बारे में ये बात हो गई। लिपि के बारे में बता। देखिए, लिपि का तात्पर्य क्या होता है, हिंदी में आप लोगों ने अच्छे से देखा। लिपि का तात्पर्य होता है लिखने का जो ढंग होता है, लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब यहाँ पे एक लिपि दिया है, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। जितनी भी लिपि थी, यहाँ पर आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अ किस किस अक्षर में किस प्रकार से है। जैसे देखिए, अ इस प्रकार से आरंभिक जो ब्राह्मी लिपि थी हिंदी में सीधा सीधा आप देख ही रहे हैं, ऐसे रहेगा। बंगला, मलयालम और तमिल में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया है। कुछ उपयोगी शब्द देखते हैं। साम्राज्य क्या हुआ, राजधानी, अधिकारी, संदेशवाहक, प्रांत, धम्म। साम्राज्य आप समझ रहे हैं, जिसमें एक राजा का प्रशासन होता है। राजधानी समझ रहे हैं, जहाँ पे वो खुद का रह एक जगह रह करके जो कार्य करे वो राजधानी हो गई। हाँ, संदेशवाहक क्या हो गए, जो एक दूसरे जगह पर संदेश ले जाते थे। प्रांत क्या होते थे, मतलब शासन की सुविधा के लिए उसने जो उसका जगह था प्रांतों में बांट रखा था। धम्म क्या था, धम्म एक तरह से उनका खुद की उनकी एक धर्म नीति थी, जिसे धर्म नीति भी कह सकते हैं, जो किसी के ऊपर थोपी न जाए, वह उसका धम्म था। तिथियां देख लेते हैं कुछ। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। क्वेश्चन आंसर यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे मैप है, इसको मैप को देख लेते हैं। रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। देखिए, इसको जब आप बुक देखेंगे तो इसका एक पार्ट तो इधर है, जैसे देखिए इस तरह से कुछ रहेगा, ऐसे है ये। तो एक पार्ट ये ऐसे इधर से ऐसे, तो इसमें एक पेज का ये वाला भाग यहाँ पे दिखा रहा है, इधर का भाग नेक्स्ट पेज पे रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कुछ मार्ग थे, पहले इनको देख लेते हैं जो इसमें दिया है। देखिए, जो समुद्री मार्ग रोमन शासकों का नियंत्रण था, ये है इस तरह से रहेगा। और ईरान फारस के शासकों का ये रहेगा। समुद्री मार्ग ये है, रोमन शासक हो गए, समुद्री मार्ग हो गए। ये कुषाणों के नियंत्रण में जो था ये मार्ग था, और ये चीनी शासकों के मार्ग में था। तो इसको आइए एक बार देखते हैं मैप पर। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे अब देखा जाए, नीचे वाले मैप से स्टार्ट करेंगे तब ज़्यादा सही पड़ेगा। यहाँ से अब ये देखिए, जैसे ये सब समुद्री मार्ग हैं। यहाँ से देखिए, ये सब कैसे मार्ग हैं, समुद्री मार्ग हैं ये वाले, ये समुद्री मार्ग हो गए। समुद्री मार्ग थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समुद्री मार्ग के बाद आपको पता है चीनी मार्ग कौन सा हो सकता है। ये सब क्या है, चीनी मार्ग है। चीन यह वाला क्षेत्र है, तो ये चीनी मार्ग हो गए, चीनी मार्ग। ओके, चीन के मार्ग के बाद अब जो इधर क्षेत्र रहेगा, इधर वाला पार्ट लेते हैं आधे से, इधर वाला ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये कौन रहेगा, ईरान फारस का मार्ग रहेंगे। मतलब इसको अगर ये मैप तो ज़्यादातर बुक में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि यहाँ हाफ कर दिया है, तो इस प्रकार से इसे भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दिया है, आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी
अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। वैसे भी आप जानते हैं दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत का अपना क्षेत्र मसालों के लिए जाना जाता है। मानचित्र में पोंडुगा दक्षिण भारत को ढूंढो, अरिकामेंडू यह रोमन का नाम था, इसे भी ढूंढना है। तो देखिए पोंडुगा यहीं पे है, ये देखिए यहीं पे दिखा रहा है। तो मार्ग है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए भारत का मार्ग है, देखिए भारत का मार्ग कुछ यहाँ से पहले किस तरह से भारत का फैला हुआ था, ये सब दूर तक बांग्लादेश वगैरह सब इसी में पड़ा हुआ है। तो ये कुछ मैप के बारे में दिया है। और अभी एक आगे की बात है, इसको देख लें। देखिए इम्पोर्टेंट तो है ही, सिक्कों के बारे में दिया है। आइए 1 मिनट में इसको भी देख लेते हैं। आगे की बात, सिक्के के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया है। क्योंकि इसको पढ़ लेंगे तो अगले अध्याय की शुरुआत जो होगी इन्हीं पर आधारित रहेगा। तो एक बार देख, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। 2200 पहले इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। जब एक राज्य का पतन होगा तो नए राज्यों का उदय तो होगा ही। पश्चिम उत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में के करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं ने शासन किया था। मतलब हिंद यवन के लोगों ने कहाँ शासन किया था? उत्तर भारत के। वही इसके बाद पश्चिमोत्तर में पश्चिम और उत्तर तथा पश्चिम भारत में शक नामक मध्य एशियाई लोगों ने शासन किया। शकों ने भी शासन किया, कुछ लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे। शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। शकों के बाद कुषाण वंश का सबसे, जैसे कुषाण वंश में शासक कौन? कुजूल कदफिस, बिम कदफिस और कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था, के बारे में आगे पढ़ेंगे। उत्तर भारत, मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों की स्थापना हुई। ये देखिए हिंद यवन वालों का सिक्का कुछ इस प्रकार से था। कुषाणों का सिक्का इस प्रकार से था। हमने देखा कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हो गया था। ये नए नए राज्य, जब एक राज्य खत्म हुआ तो सब वहाँ पे स्थापित होने लगे। शकों का सिक्का इस प्रकार से यहाँ भी है। दक्षिण भारत में 2200 से 18 साल के पूर्व बीच, इसके बीच जो है 2200 से 18 साल के पूर्व के बीच चोल, चेर, पांड्य तथा शासन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अध्ययन करेंगे तो। लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे कई राज्य और वंशों की स्थापना हुई, जिसके बारे में बताया है। और देख लेते हैं यहाँ से, उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्ते जो खोज की गई वह पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिर, स्तूप तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए इन बातों का ध्यान, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जितने भी सिक्कों के बारे में है ये सब आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से यह आज का चैप्टर समाप्त होता है। तब तक आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी की सारी क्लासेस 6, 7, 8 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की लगातार प्लेलिस्ट में मौजूद हो गई। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।